क्या होता है जब शहर की सबसे बड़ी अधिकारी जिला कलेक्टर अंजलि सिंह सादे कपड़ों में भीड़ के बीच एक आम औरत की तरह आइसक्रीम खा रही होती है। और तभी अचानक से इंस्पेक्टर रविकांत वहां आकर न सिर्फ उस गरीब आइसक्रीम वाले से बदतमीजी करता है, बल्कि उसकी मेहनत की कमाई लात मारकर सड़क पर बिखेर देता है। क्या होता है जब वही इंस्पेक्टर भीड़ के सामने डीएम अंजलि को भी थप्पड़ मार देता है, बिना यह जाने कि वह किससे उलझ रहा है? और फिर क्या होता है जब यह चुपचाप सह लेने वाली घटना एक ऐसी आग में बदल जाती है जो पूरे पुलिस तंत्र का चेहरा बेनकाब कर देती है? दोस्तों, ये कहानी है उस जंग की जहां एक महिला अफसर ने अकेले दम पर सबूत जुटाए, प्रेस के सामने सारा सच दिखाया और पूरे जिले में कानून पर से उठ चुका भरोसा फिर से वापस ला दिया। सुबह का समय था, घड़ी की सुइयां 7 बजा रही थीं। शहर का मुख्य बाजार इस वक्त अपनी रोज की रफ्तार पकड़ना शुरू कर चुका था। सड़क के दोनों ओर दुकानें खुल चुकी थीं। कहीं सब्जियों की महक हवा में घुल रही थी, तो कहीं ताजी रोटियों और चाय की खुशबू लोगों को अपनी ओर खींच रही थी। ठंडी हवा के झोंके अभी भी गर्मी की तपिश को पीछे धकेलने में सफल हो रहे थे, और इस ठंडी हवा के साथ बाजार की हलचल मिलकर एक अजीब सी चहल पहल का माहौल बना रही थी। भीड़ में एक गुलाबी सलवार सूट पहने साधारण सी दिखने वाली लड़की धीमे कदमों से आगे बढ़ रही थी। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, जैसे वह बस रोज की तरह सुबह की खरीदारी करने निकली हो। लेकिन इस भीड़ में किसी को यह अंदाजा भी नहीं था कि यह लड़की जिले की सबसे बड़ी अफसर डीएम अंजलि सिंह है। वह भीड़ में ऐसे घुल मिलकर चल रही थी कि कोई पहचान भी नहीं सकता था। यह उसकी आदत थी, बिना किसी तामझाम के आम जनता के बीच जाकर उनकी जिंदगी को करीब से देखने की। सड़क के कोने पर एक छोटा सा आइसक्रीम का ठेला लगा था। ठेले के पीछे 50 साल का एक बुजुर्ग खड़ा था। चेहरे पर गहरी झुर्रियां और माथे पर पसीने की बूंदें थीं, लेकिन आंखों में मेहनत की चमक अब भी वैसी ही थी जैसी किसी युवा में होती है। यह अंकल सुबह से ही अपना ठेला लेकर यहां आ खड़े होते थे, उम्मीद में कि आज का दिन थोड़ा अच्छा जाएगा और शाम को घर ले जाने के लिए थोड़ा ज्यादा कमाई होगी। अंजलि की नजर जैसे ही उस ठेले पर पड़ी, उसके भीतर का बचपन अचानक जाग उठा। उसे बचपन से ही आइसक्रीम का बहुत शौक था और यह आदत अब तक छूटी नहीं थी। वह ठेले के पास गई, मुस्कुराते हुए बोली, अंकल, एक आइसक्रीम दीजिए। अंकल ने जैसे ही ऊपर देखा, उनके चेहरे पर भी एक अपनापन आ गया। उन्होंने फौरन अपने छोटे से डिब्बे में से आइसक्रीम निकाली, सावधानी से कोन में भरी और अंजलि के हाथ में पकड़ा दी। अंजलि ने जेब से पर्स निकालना ही चाहा था कि तभी बाजार के शोर में अचानक मोटरसाइकिल की तेज आवाज गूंजी। मोटरसाइकिल आकर ठेले के बिल्कुल पास रुकी और उस पर से उतरा थाने का इंस्पेक्टर रविकांत। रविकांत का अंदाज ही ऐसा था कि दूर से देखने वाला भी समझ जाए कि यह आदमी ताकत और रौब में जीता है। उसने बाइक साइड में खड़ी की, हेलमेट उतारा और बिना किसी अभिवादन के ठेले वाले अंकल की ओर देखते हुए रूखे लहजे में बोला, अरे ओ बुढ़े, जल्दी एक आइसक्रीम दे। उसके स्वर में न आदेश का आदर था, न ग्राहक की विनम्रता, बस एक हुक्म था, जैसे वह किसी नौकर को आदेश दे रहा हो। अंकल ने थोड़ी घबराहट में आइसक्रीम बनाकर दे दी, लेकिन रविकांत ने पर्स निकालने की जहमत तक नहीं उठाई। आइसक्रीम को अपने हाथ में घुमाते हुए उसने ठेले के बगल में खड़े कुछ लड़कों से हंसते हुए कहा, देखा, ये है असली पावर। पैसों का तो नाम भी नहीं लेना पड़ता। भीड़ में कुछ लोग असहज होकर इधर उधर देखने लगे, लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं। अंकल ने पहले तो चुप रहकर सोचा कि शायद यह रोज का मामला है और वह इसे जाने दे, लेकिन आज सुबह सुबह की कमाई का एक एक रुपया उनके लिए मायने रखता था। उन्होंने हिम्मत जुटाकर धीमी आवाज में कहा, साहब, पैसे। इससे पहले कि उनकी बात पूरी होती, रविकांत का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने आइसक्रीम का एक बड़ा कौर लिया और ठेले के बिल्कुल सामने आकर गरजते हुए कहा, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश करेगा तो ठेला यहीं पलट दूंगा। अंकल की आंखों में डर साफ झलकने लगा, लेकिन वह पीछे हटने को तैयार नहीं थे। उन्होंने फिर कहा, साहब, मैंने मेहनत से बेचा है, बस पैसे चाहिए। बस यही सुनना था कि रविकांत ने बिना एक पल गंवाए अपना हाथ उठाया और अंकल के गाल पर जोर का थप्पड़ जड़ दिया।
थप्पड़ की आवाज बाजार की हलचल को चीरते हुए चारों ओर गूंज गई। ये सब देख अंजलि के भीतर का खून खौल उठा। वह अब तक चुपचाप खड़ी थी, लेकिन यह दृश्य सहन से बाहर था। वह तुरंत आगे बढ़ी और अंकल के सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखों में गुस्सा और आवाज में दृढ़ता थी। गरीब पर हाथ उठाने का हक किसी को नहीं है, चाहे वह वर्दी में हो या कुर्सी पर, उसने साफ लहजे में कहा। रविकांत ने पहले तो अंजलि को ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे यह अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा हो कि यह साधारण दिखने वाली औरत कौन है जो उससे ऐसे बात करने की हिम्मत कर रही है। फिर वह व्यंग्य से हंसा। अरे मैडम, आप तो बहुत बहादुर लग रही हैं। लो, यह भी ले लो। और अगले ही पल उसने अपना हाथ उठाया और अंजलि के गाल पर भी जोरदार थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ की चोट सिर्फ चेहरे पर नहीं, बल्कि अंजलि की आत्मा पर लगी थी। उसने एक पल के लिए आंखें बंद कीं, जैसे अपने गुस्से को काबू में रख रही हो। बाजार में खामोशी छा गई। कोई भी इस वर्दीधारी के खिलाफ एक शब्द कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। भीड़ में कुछ लोगों ने नजरें झुका लीं, कुछ ने ऐसे दिखाया जैसे उन्हें कुछ दिखा ही ना हो। रविकांत यहीं नहीं रुका। उसने ठेले पर लात मार दी और ठेले पर रखी सारी आइसक्रीम, कोन, बर्फ के टुकड़े सब सड़क पर बिखर गए। अंकल घुटनों के बल बैठकर अपने बिखरे सामान को समेटने लगे। उनके हाथ कांप रहे थे और आंखें नम थीं। अंजलि ने गहरी सांस ली और बेहद ठंडी लेकिन स्थिर आवाज में कहा, इसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। उसने कुछ और नहीं कहा, बस पीछे मुड़ी और भीड़ के बीच से रास्ता बनाते हुए धीरे धीरे वहां से निकल गई। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई थी, लेकिन कोई आगे नहीं आया। अंकल ने बचे हुए सामान को ठेले पर वापस रखा। उनकी आंखों में एक सवाल था, क्या सच में कभी कोई इस अन्याय के खिलाफ खड़ा होगा? अंजलि ने जाते जाते ठेले वाले की ओर देखा और हल्के से सिर झुकाया, मानो यह वादा कर रही हो कि वह लौटेगी, और जब लौटेगी तो हालात बदल जाएंगे। घर लौटते वक्त अंजलि के कदम तेज थे, लेकिन उसके भीतर विचारों का तूफान उससे भी तेज चल रहा था। गाल पर पड़ा थप्पड़ अब तक जल रहा था, लेकिन उस जलन से कहीं ज्यादा उसकी आत्मा में एक आग भड़क रही थी। वह यह सोच भी नहीं पा रही थी कि इंस्पेक्टर जैसी पोस्ट पर बैठा कोई व्यक्ति इतनी खुलेआम गुंडागर्दी कैसे कर सकता है, और लोग उसे रोकने के बजाय चुपचाप तमाशा देखते रहे। सड़क पर चलते हुए उसे चारों ओर वही भीड़, वही दुकानें, वही आवाजें सुनाई दे रही थीं, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। वह जानना चाहती थी कि अगर इंस्पेक्टर इतना दबंग है तो थाने के बाकी लोग कैसे होंगे। उसके दिमाग में साफ था कि सीधे एक्शन लेना आसान नहीं होगा। ठोस सबूत के वह चाहे जो भी आदेश जारी करे, भ्रष्ट लोग बचने का रास्ता निकाल ही लेंगे। उसने तय किया कि उसे पूरे सिस्टम की गहराई तक जाकर हकीकत निकालनी होगी, और इस बार सिर्फ किसी एक इंस्पेक्टर का नहीं, बल्कि पूरे तंत्र का चेहरा बेनकाब करना होगा। घर पहुंचते ही उसने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और अलमारी में से एक लाल रंग की साड़ी निकाली। यह साड़ी उसकी मां की थी, जिसे पहनकर वह खुद को एक साधारण गृहिणी जैसा दिखा सकती थी। उसने मेकअप बिल्कुल हल्का रखा, बालों में डीली सी छोटी बनाई, माथे पर एक साधारण सा बिंदी लगाया और पांव में पुराने से सैंडल पहन लिए। उसकी आंखों का तेज वैसे ही था, लेकिन इस साज सज्जा में अब कोई भी उसे जिले की डीएम नहीं पहचान सकता था। उसने अपने मोबाइल फोन की सेटिंग्स चेक की, रिकॉर्डिंग ऐप खोला और उसे तैयार रखा। यह उसका सबसे बड़ा हथियार होने वाला था। पर्स में कुछ पुराने नोट और जरूरी कागजात डाले और बिना किसी को बताए घर से निकल गई। थाने के पास पहुंचते ही उसे वहां का माहौल समझ में आ गया। बाहर कुछ लोग कागजात हाथ में लिए खड़े थे। कोई अपनी गाड़ी के चालान माफ करवाने की कोशिश कर रहा था, तो कोई शिकायत दर्ज कराने आया था। लेकिन हर किसी के चेहरे पर एक अजीब सा डर और झिझक थी। अंजलि ने गहरी सांस ली और थाने के भीतर कदम रखा। अंदर दीवार पर बड़े बड़े नेताओं की तस्वीरें लगी थीं, मेज पर धूल जमी थी और एक कोने में पंखा चरमराती आवाज के साथ घूम रहा था। सामने एक कुर्सी पर बैठा आदमी मोबाइल पर किसी से जोर जोर से हंसकर बात कर रहा था। यह था एसआई संदीप सिंह, थाने का अहम अधिकारी, जो अपने पद के रौब में डूबा हुआ था। अंजलि ने पास जाकर धीमी आवाज में कहा, भाई साहब,
मुझे एक शिकायत दर्ज करवानी है। संदीप ने उसकी ओर देखे बिना पूछा। क्या मामला है? अंजलि ने संयम से कहा। आज सुबह बाजार में इंस्पेक्टर रविकांत ने एक गरीब आइसक्रीम वाले को थप्पड़ मारा और ठेला गिरा दिया। मैंने बीच बचाव किया तो मुझे भी थप्पड़ मारा। मैं चाहती हूं कि इसकी रिपोर्ट दर्ज हो। संदीप ने यह सुनते ही मोबाइल कान से हटाया और उसे ऊपर से नीचे तक घूरा। उसकी आंखों में न सम्मान था न संवेदना, बस एक तिरस्कार भरी नजर। वह कुर्सी पर और फैलकर बैठ गया और हंसते हुए बोला, 10 रुपये की आइसक्रीम पर इतना बवाल क्यों? जाओ, घर जाकर आराम करो। यहां शिकायत करने का कोई फायदा नहीं। अंजलि ने ठंडे लेकिन सख्त लहजे में कहा, यह 10 रुपये की आइसक्रीम का मामला नहीं है। यह कानून तोड़ने और एक नागरिक पर हाथ उठाने का मामला है। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो मैं आपके खिलाफ भी शिकायत करूंगी। यह सुनते ही संदीप का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया और वह मेज से उठकर अंजलि के बिल्कुल पास आ गया। बहुत जुबान चलाती है तू। कौन है तू, मुझे सिखाने वाली? उसने गरजते हुए कहा। और इससे पहले कि अंजलि कुछ कह पाती, उसने जोर से थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ की आवाज कमरे में गूंज गई। आसपास बैठे 2-3 सिपाही चुपचाप कागजात में नजरें गड़ाए रहे। किसी ने भी बीच में आने की हिम्मत नहीं की। अंजलि ने खुद को संभाला। आंखों में गुस्सा था लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी शांति। वह जानती थी कि उसका मकसद सिर्फ यहां से निकलना नहीं, बल्कि इस पूरी घटना को सबूत के रूप में कैद करना था, और वह यह कर चुकी थी। दरअसल थाने में आते ही उसने अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग ऑन कर दी थी। हर धमकी, हर गाली, हर थप्पड़ की आवाज अब उसके पास थी। उसने पर्स संभाला और दरवाजे की ओर बढ़ते हुए संदीप की आंखों में सीधी नजर डालकर ठंडी आवाज में कहा, जल्द ही तुम जानोगे मैं कौन हूं, और तब तुम्हें पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। थाने से बाहर निकलते ही उसने गहरी सांस ली। आसमान में हल्के बादल थे और हवा में नमी थी, लेकिन उसके भीतर अब एक अडिग संकल्प था। वह जानती थी कि यह शुरुआत है और अब उसे एक एक चाल सोच समझकर चलनी होगी। उसका अगला कदम साफ था, सबूत जुटाना, ताकि जब वह वार करे तो सामने वाला संभलने का मौका भी न पाए। सुबह के पहले पहर की रोशनी अब पूरे शहर में फैल चुकी थी। अंजलि ने अलार्म बंद किया, लेकिन नींद तो वैसे भी कब की टूट चुकी थी। कल रात देर तक वह अपने लैपटॉप पर फाइलें खंगालती रही थी। पुराने आदेश, नियम और पुलिस आचरण से जुड़ी धाराएं पढ़ती रही थीं। वह चाहती थी कि उसका अगला कदम पूरी तरह कानूनी और अटूट हो, ताकि कोई भी उसमें खामी न निकाल सके। दर्पण में उसने खुद को देखा। चेहरे पर कल के थप्पड़ का हल्का लाल निशान अब भी था। उसने उसे छुपाने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि वह जानती थी कि यह निशान सिर्फ उसकी त्वचा पर नहीं, बल्कि न्याय के रास्ते पर एक निशान के रूप में रहेगा, जो उसे हर वक्त याद दिलाएगा कि वह क्यों लड़ रही है। नाश्ता करने का मन नहीं था। उसने बस एक कप कड़क चाय ली, जल्दी से तैयार हुई और अपनी गाड़ी में बैठकर सीधे जिला कार्यालय पहुंच गई। वहां पहुंचते ही उसने अपने निजी सहायक को बुलाया और निर्देश दिए कि एएसपी, डीएसपी और कुछ भरोसेमंद आईपीएस अधिकारियों को तुरंत मीटिंग रूम में बुलाया जाए। सहायक उसकी आंखों में देख रहा था, जैसे समझ गया हो कि यह कोई साधारण मीटिंग नहीं होने वाली। करीब आधे घंटे में मीटिंग रूम में सभी अधिकारी मौजूद थे। माहौल में हल्की सी बेचैनी थी। डीएम ने इस तरह अचानक मीटिंग क्यों बुलाई? अंजलि कमरे में दाखिल हुई। उसकी चाल में आत्मविश्वास और आंखों में अडिग संकल्प था। उसने बिना किसी औपचारिकता के सीधे अपना मोबाइल निकाला और कहा, जो आप सुनने वाले हैं वह इस जिले की सच्चाई है, और हमें तय करना होगा कि हम इस सच्चाई के साथ खड़े हैं या इसके खिलाफ। उसने मोबाइल का प्ले बटन दबाया। कमरे में पहले संदीप सिंह की रूखी आवाज गूंजी, 10 रुपये की आइसक्रीम पर इतना बवाल क्यों? जाओ यहां से। फिर धमकी, फिर गाली और आखिर में थप्पड़ की साफ आवाज। जैसे जैसे रिकॉर्डिंग चलती गई, अधिकारियों के चेहरे गंभीर होते गए। किसी ने नजरें झुका लीं, किसी ने कुर्सी की पकड़ कस ली। रिकॉर्डिंग खत्म होते ही अंजलि ने कहा, यह एक थाने के एसआईओ की करतूत है। अगर ऐसे लोग वर्दी पहनते हैं तो जनता का भरोसा कैसे बचेगा? फिर उसने जोड़ा, लेकिन यह अकेले संदीप की कहानी नहीं है। बाजार में जो हुआ वह भी इसी मानसिकता का नतीजा है।
और उस घटना का सबूत भी मेरे पास है। ये कहते हुए वह अपनी कुर्सी से उठी और बाहर गई। कुछ मिनट बाद वह एक पेन ड्राइव लेकर लौटी। कल मैं उसी बाजार गई जहां यह सब हुआ था। वहां एक मोबाइल दुकान के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा है। यह फुटेज उसी से लिया गया है, उसने कहा और पेन ड्राइव को प्रोजेक्टर से जोड़ दिया। जैसे ही स्क्रीन पर वीडियो चला, कमरे में सन्नाटा छा गया। फुटेज में साफ दिख रहा था इंस्पेक्टर रविकांत का बाइक से आना, ठेले वाले से आइसक्रीम लेना, पैसे न देना, थप्पड़ मारना और फिर ठेले को लात मारकर सड़क पर बिखेर देना। अंजलि का बीच में आना, उसे भी थप्पड़ पड़ना, सब कुछ कैमरे में दर्ज था। वीडियो खत्म होते ही कमरे में एक पल को खामोशी रही। फिर ईएसपी ने कहा, मैडम, सबूत तो पुख्ता है, लेकिन कार्रवाई से पहले हमें पुलिस मुख्यालय को सूचना देनी होगी। ये मामला मीडिया में गया तो तूफान खड़ा हो सकता है। अंजलि ने बिना हिचकिचाए कहा, और वही मेरा अगला कदम है। मीडिया, जनता को जानना चाहिए कि जो लोग कानून की रक्षा करने की शपथ लेते हैं वे खुद कैसे कानून तोड़ते हैं। लेकिन हम यह काम आधिकारिक तरीके से करेंगे। प्रेस मीट बुलाओ और वहां यह सबूत पेश करो। मैं खुद इसकी अगुवाई करूंगी। अधिकारी आपस में एक दूसरे को देखने लगे। कुछ को डर था कि यह कदम जिले की छवि पर असर डालेगा, लेकिन अंजलि का चेहरा बता रहा था कि वह किसी भी दबाव में झुकने वाली नहीं है। उसने सभी को निर्देश दिया कि प्रेस मीट की तैयारी तुरंत शुरू की जाए। मीडिया को सूचना भेजी जाए, हॉल बुक हो और प्रोजेक्टर तथा साउंड सिस्टम की व्यवस्था हो। मीटिंग खत्म होते ही अंजलि फिर बाजार की ओर निकल पड़ी। वह चाहती थी कि मामले को और मजबूत बनाने के लिए गवाहों के बयान भी जुटाए जाएं। बाजार पहुंचकर वह सीधे उसी आइसक्रीम वाले अंकल के ठेले पर गई। अंकल ने उसे देखते ही पहचान लिया, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर आभार का भाव था। बेटी, तुमने जो कल कहा था, क्या सच में कुछ होगा? अंकल ने हिचकिचाते हुए पूछा। अंजलि मुस्कुराई। हाँ अंकल, और बहुत जल्द। लेकिन मुझे आपकी मदद चाहिए। जो कुछ हुआ आप वैसा ही बयान देंगे, सच सच। डरने की कोई जरूरत नहीं है। अंकल ने सिर हिलाकर हामी भर दी। उन्होंने बताया कि यह पहली बार नहीं था जब रविकांत ने उनसे पैसे लिए, बिना सामान लिया हो या धमकाया हो। बहुत बार हुआ है, लेकिन हम गरीब लोग कुछ कह नहीं सकते, उन्होंने कहा। अंजलि ने उनके बयान को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया ताकि जरूरत पड़ने पर वह भी सबूत के रूप में पेश कर सके। फिर वह पास की मोबाइल दुकान पर गई जहां से उसने सीसीटीवी फुटेज लिया था। उसने दुकान मालिक का भी बयान रिकॉर्ड किया। मैडम, मैं यह फुटेज इसलिए दे रहा हूं क्योंकि यह गलत है। जो वर्दी में है उसे हमें बचाना चाहिए, न कि डराना। इन सबूतों के साथ अब अंजलि को यकीन था कि उसका मामला अडिग है। उसने अपने ड्राइवर से कहा, सीधे ऑफिस चलो, कल प्रेस मीट में इनका चेहरा सबके सामने लाना है। कार के शीशे से बाहर देखते हुए अंजलि के मन में सिर्फ एक ही बात थी, न्याय। और अब वह दिन ज्यादा दूर नहीं था। दोपहर के ठीक 12 बजे से कुछ मिनट पहले जिला मुख्यालय के सभागार का बड़ा दरवाजा खुला और भीतर पहले से लगी कुर्सियां कैमरों, तारों और धीमे धीमे गुनगुनाते माइक्रोफोन से भर गईं। बाहर बरामदे में चैनलों की ओबी वैनें धूप में सफेद सी चमक रही थीं। रिपोर्टरों की आवाजें आपस में घुलकर एक ऐसी बेसब्री पैदा कर रही थीं जिसे दीवारों तक महसूस कर सकती थीं। हॉल के भीतर एसी की हवा ठंडी थी, मगर माहौल का तापमान किसी राजनीतिक रैली से कम नहीं दिख रहा था। सामने मंच पर नीला पर्दा, उसके ठीक बीचों बीच लगा प्रोजेक्टर और दाईं ओर एक सादा सा पोडियम। उसके सामने रखे काले रंग के माइक्रोफोन पर एक छोटा सा कागज चिपका था जिस पर लिखा था, कानून सबसे ऊपर। यह पंक्ति किसी आदेश की तरह नहीं, किसी संकल्प की तरह दिखती थी। पीछे की पंक्तियों में स्थानीय नेता अपनी जगह संभाल कर बैठे थे। पुलिस के कुछ वरिष्ठ अफसरों के कंधे खिंचे हुए थे, जैसे शर्ट की सीमों को पकड़कर डर खुद को छुपाने की कोशिश कर रहा हो। ईएसपी ने हल्के सिरहाने से इशारा करके टेक्नीशियन को तैयार रहने को कहा और उसी पल दरवाजे की ओर सबकी नजर गई। अंजलि भीतर दाखिल हुई। आज उसने आधिकारिक नेवी नीला सूट पहना था। चेहरे पर बिना मेकअप की दृढ़ शांति, गाल पर हल्का सा पुराना निशान जो कैमरों की रोशनी में एक अदृश्य बयान बनकर चमक रहा था। वह पोडियम के पास पहुंची तो कमरे में फुसफुसाहट गिरकर अचानक शांत हो गई।
अंजलि ने माइक के स्विच को उंगली से दबाया। एक हल्की खड़खड़ाहट हुई, फिर उसकी आवाज पूरे हॉल में समान रूप से फैल गई। आज मैं कोई भाषण नहीं दूंगी, सिर्फ सच दिखाऊंगी, और फिर कानून अपना काम बोलेगा। उसने दाहिने हाथ से हल्का सा इशारा किया। प्रोजेक्टर की स्क्रीन पर पहला फ्रेम उभरा। थाने का कमरा, धूल भरी मेज, चरमराता पंखा और बीच में एसओ संदीप की कर्कश आवाज। रिकॉर्डिंग में पहले तिरस्कार सुनाई दिया, फिर वह वाक्य जो इतने छोटे में इतने बड़े अपराध की घोषणा करता है। 10 रुपए की आइसक्रीम पर इतना बवाल क्यों? जाओ। उसके बाद धमकी, फिर एक खाली जगह जहां हवा भी धक से रह गई लगती है, और तुरंत ही वह आवाज जो किसी भी लोकतंत्र को शर्मिंदा कर सकती है, थप्पड़। हॉल में बैठे लोग सीधा स्क्रीन की तरफ देख रहे थे। कुछ पत्रकारों के पेन हवा में ठिठक गए, जैसे लिखना भूल गए हों। पुलिस पंक्ति में बैठा एक अधिकारी अनायास अपनी टोपी की धार सीधी करने लगा। एएसपी ने उंगलियों को मेज पर सधा दिया ताकि उभरती बेचैनी न दिखे। रिकॉर्डिंग रुकी नहीं। उसमें एक स्त्री की आवाज थी, सधी हुई, स्थिर, परत दर परत ठंडी। यह कानून के खिलाफ है। और फिर दूसरे थप्पड़ की प्रतिध्वनि जिसने कमरे की छत को भी शर्म से नीचा कर दिया। अंजलि ने स्क्रीन की ओर देखा नहीं। उसे पता था कि उसने जो सुना था वही सबको सुनना चाहिए। जैसे ही क्लिप खत्म हुई, उसने एक सांस ली और दूसरा इशारा किया। बाजार का फुटेज चला। सुबह की रोशनी में चमकता एक साधारण सा ठेला, 50 साल का वह आदमी जिसकी आंखों में मेहनत की चमक होती है, गुलाबी सूट वाली एक लड़की जो आम भीड़ में घुली हुई है, और फिर मोटरसाइकिल का अचानक रुकना। सब कुछ जैसे किसी स्टोरी बोर्ड पर खींची रेखाओं की तरह स्पष्ट। इंस्पेक्टर रविकांत का हेलमेट उतारना, बात का अंदाज जो विनम्रता से ज्यादा हुक्म जैसा लगता है, आइसक्रीम की कोन, बिना पैसे, और फिर वह हाथ जो कानून की वर्दी पहने हुए भी एक नागरिक के गाल पर पड़ता है। कांच के पीछे बैठा एक कैमरामैन खुद को भूलकर स्क्रीन के करीब झुक गया। उसकी आंखों में क्रोध और आश्चर्य एक साथ चमक रहे थे। उसी फुटेज में ठेले का पलटना, सड़क पर बिखरती कोने और अंकल के कांपते हाथ। हॉल के भीतर किसी ने गहरी सांस खींची, जैसे यह दृश्य सीधे उसके भीतर गिरा हो। फिर वही लड़की आगे आती है, बीच में खड़ी होती है। आवाज नहीं सुनाई देती, लेकिन मुद्रा से स्पष्ट है। वह रोकती है और अगले क्षण उसी के गाल पर भी थप्पड़ की चौंध होती है। वीडियो ठहर गया, स्क्रीन काली हुई। अंजलि की आवाज लौटी। यह एक घटना नहीं, एक व्यवस्था का आईना है। जब वर्दी में बैठा कोई व्यक्ति खुद को कानून से ऊपर समझने लगता है, तब जनता की चुप्पी उसका सबसे बड़ा हथियार बनती है। आज वह चुप्पी टूटेगी। कानून की धारा 166 ए के अंतर्गत सार्वजनिक कर्तव्य में जानबूझकर चूक और नागरिक के अधिकारों का हनन, धारा 323 के तहत स्वेच्छा से आहत करना, धारा 504 के तहत अपमानित कर उकसाना और धारा 506 के तहत आपराधिक डराना, इन सब का संज्ञान मैं अपने अधिकार क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से ले रही हूं। उसने पोडियम पर रखी फाइल खोली। पृष्ठों की हल्की सरसराहट एक अदालत सी गंभीरता ला रही थी। इंस्पेक्टर रविकांत और एसआईओ संदीप सिंह, आप दोनों के विरुद्ध निलंबन आदेश तत्क्षण प्रभाव से पारित किए जा रहे हैं एवं प्राथमिक सूचना प्रतिवेदन एफआईआर दर्ज करने का निर्देश यहीं इसी मंच से मैं जारी कर रही हूं। जांच स्वतंत्र टीम करेगी। टीम की कमान उन अधिकारियों के हाथ में होगी जो पिछली 6 महीनों में इस थाने की प्रशासनिक निगरानी से असंबंधित रहे हैं, ताकि हित संघर्ष न हो। अभी मंच के एक किनारे बैठे स्टेनो ने आदेश की प्रतियां आगे सरका दी। ईएसपी खड़े हुए। उनकी आवाज औपचारिक थी, मगर उसमें एक सख्त स्फटिक सी साफगी थी। मैडम, आदेश की रिसीव्ड कॉपी प्रस्तुत। ठीक उसी समय हॉल के पिछले दरवाजे से 2 पुलिसकर्मी भीतर आए। उनकी वर्दियों पर कैमरों की रोशनी रेंग गई। वे मंच के सामने खड़े हुए। अंजलि ने बिना किसी नाटकीय विराम के उनका नाम पुकारा। इंस्पेक्टर रविकांत, एसआईओ संदीप, यदि आप परिसर में उपस्थित हैं तो कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे आइए और आदेश प्राप्त कीजिए। यह वाक्य किसी धमकी जैसा नहीं, एक प्रक्रिया जैसा लगा। और प्रक्रियाएं जब सही हाथों में हों, बदला नहीं, न्याय देती हैं।
कुर्सियों की पंक्ति के बीच से धीमे धीमे सरकती एक आहट हुई। संदीप सबसे पहले दिखा। उसका चेहरा अचानक से उस आदमी का चेहरा बन गया था जिसे समझ आ गया हो कि अब शब्दों से नहीं, कागजों से बात होगी। वह आया, खड़ा हुआ, आदेश पकड़ा और एक क्षण को उसकी आंखें ऊपर उठीं, अंजलि से टकराईं, जैसे पूछना चाहता हो कि क्या कोई लौटने का रास्ता बचा है। जवाब में सिर्फ एक शून्य सी शांति थी, वही जो कानून की किताबें पढ़ाती हैं। रविकांत थोड़ी देर बाद दिखाई दिया। उसके कदम पहले वाले रौब से अलग थे, जैसे किसी ने उसके भीतर से हवा निकाल दी हो। आदेश उसकी उंगलियों में थमाया गया तो एक कैमरा फ्लैश हुआ। उस प्रकाश में उसका चेहरा कई वर्षों के हिसाब से एकदम उम्र दराज लगता था। पत्रकारों का सैलाब प्रश्नों से भर गया। मैडम, क्या यह संदेश पूरे बल के लिए है? क्या बाजार वाले अंकल की सुरक्षा होगी? क्या यह कार्रवाई राजनीति से प्रभावित है? प्रश्नों की तेजी किसी बारिश के बाद अचानक उभरी नदी जैसी थी। अंजलि ने एक एक वाक्य को पत्थर की सी स्थिरता से जवाब दिया। यह संदेश किसी व्यक्ति के लिए नहीं, पद के लिए है, कि कानून पद से ऊपर है। गवाहों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्र संरक्षण प्रकोष्ठ सक्रिय किया जा रहा है। बाजार वाले अंकल और सीसीटीवी देने वाले दुकानदार को पुलिस संरक्षण तत्काल मिलेगा। और जहां तक राजनीति का सवाल है, कानून का ढांचा राजनीतिक दलीलों पर नहीं, साक्ष्यों पर टिकता है। आज आपने साक्ष्य देखे। उसकी आवाज में कोई नारा नहीं था, कोई रोष का प्रदर्शन नहीं था, बस एक अडिग लय थी जो लोगों के भीतर जाकर टिक जाती थी। हॉल के एक कोने में रखा इंटरकॉम अचानक चमक उठा। पीए ने पास आकर धीरे से बताया, मैडम, सचिवालय से कॉल, बहुत जरूरी। अंजलि ने हल्का सिर हिलाया, माइक को साइड किया, एक कदम पीछे हटकर फोन रिसीव किया। दूसरी तरफ का स्वर शिष्ट था, पर अर्थ में आग्रह था। मैडम, आप चाहें तो शायद इसको प्रेस से पहले आंतरिक जांच में। अंजलि ने बिना तीखेपन के बात काटी। सच बाहर आ चुका है। अब जांच बाहर और भीतर दोनों जगह होगी, और उतनी ही पारदर्शी जितनी अभी की स्क्रीन। उसने फोन रखा, लौटकर पोडियम पर आई और पत्रकारों की आखिरी कतार में बैठी एक युवती पर उसकी नजर ठहर गई। उसके चेहरे पर बेचैनी थी, शायद इसलिए कि उसने अभी अभी अपने पिता के बारे में ऐसा कुछ सुना था जिसे वह सुनना नहीं चाहती थी। अंजलि ने आंखों से ही कहा, सच सबका होता है। पीड़ा पहले आपकी होगी, मगर न्याय के बाद बोझ हल्का होगा। वह युवती एक पल के लिए पलकें झपकाकर रह गई, जैसे अश्रु को अनकहा आदेश मिला हो। ठहरो। टेक्नीशियन ने अगला क्लिप तैयार किया। गवाह संरक्षण निर्देश की स्लाइड, हॉटलाइन नंबर, आंतरिक शिकायत पोर्टल और वह छोटी सी पंक्ति जो उसने सुबह कागज के टुकड़े पर लिखवा दी थी, चुप्पी अपराध की साथी है। उसने कहा, आज से यह हॉटलाइन 24 घंटे 7 दिनों में सक्रिय है। किसी भी थाने में किसी भी प्रकार की अभद्रता, धमकी या रिश्वत के लिए आप सीधे यहां संपर्क करेंगे। हर शिकायत का डिजिटल ट्रैक होगा और 3 कार्य दिवस में प्राथमिक संज्ञान अनिवार्य। यह आदेश किसी का अपमान करने के लिए नहीं, व्यवस्था को उसके मूल रूप में लौटाने के लिए है। हॉल में एक धीमी तालियां उठीं, पहले झिझकती, फिर ठोस होती हुई, जैसे लोग अपने भीतर से गुजरकर बाहर आ रहे हों। इतने में दरवाजे पर हलचल हुई। बाजार वाले अंकल, साफ सुथरी शर्ट पहने, आंखों में घबराहट और हिम्मत एक साथ, अंदर लाए गए। उनके साथ मोबाइल दुकान का मालिक भी था। कैमरे उधर घूम गए। अंजलि ने उन्हें मंच के सामने बैठाया, पानी का गिलास बढ़ा दिया। यह कोई तमाशा नहीं, उसने धीरे से कहा। यह सिर्फ यह आश्वासन है कि अब आपकी बात दीवार से टकराकर लौटेगी नहीं। अंकल ने कांपते हाथ से गिलास पकड़ा, एक छोटा सा घूंट लिया, और जैसे उनकी देह में एक नई गर्माहट भर गई। उस गर्माहट का नाम था भरोसा। प्रेस मीट औपचारिक रूप से समाप्त की गई, पर असली परीक्षा अब शुरू होनी थी। कैमरे बाहर निकल गए, माइक उतर गए। नेता अपनी अपनी कारों की ओर लौटे, मगर हॉल के भीतर रह गई कुछ चीजें थीं। आईने की तरह साफ स्क्रीन, मूक गवाहों के गिलासों पर बची पानी की पतली सी लकीर, और कानून की किताबों में लिखी धाराओं का वह अनछुआ विश्वास जो वक्त बेवक्त धूल खाकर भी चमकना नहीं भूलता। अंजलि मंच से उतरी तो एक सहायक ने फाइल संभाली। मैडम, मुख्यालय से लिखित अनुमोदन की प्रति भी मेल हो गई है, प्रिंट निकल रहा है। वह मुस्कुराई नहीं।
उसने बस सिर हिलाया। यह मुस्कुराने का नहीं, संकल्प को अगले पायदान पर रखने का समय था। हॉल से बाहर निकली तो बरामदे में दो ध्रुव खड़े मिले। एक तरफ लोगों की शुक्रगुजारी, दूसरी तरफ सिस्टम की बेचैनी। उसी क्षण उसके फोन पर एक अनजाना नंबर चमका। मैडम, मैं बोल रहा हूं, जो हुआ बहुत गलत हुआ, पर आप जानती हैं ना, थाना अकेले नहीं चलता। यह आवाज चेहरे रहित शक्ति की थी, वह जो हमेशा पर्दे के पीछे से पेंच कसती है। अंजलि ने जवाब में वही वाक्य दोहराया जो आज वह हर जगह लिख देना चाहती थी। कानून सबसे ऊपर, और अगर थाना अकेले नहीं चलता तो चलाने वालों के नाम भी इस जांच की फाइल में चलेंगे। उधर से खामोशी उतरी, फिर लाइन कट गई। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए उसने देखा, कुछ कॉलेज के लड़के लड़कियां अपने मोबाइल पर उसी क्लिप को बार बार रिवाइंड प्ले कर रहे थे। उनकी आंखों में जो चमक थी वह किसी सनसनी की नहीं, किसी दिशा की थी। उनमें से एक लड़की, जिसके हाथ में कैमरा नहीं किताब थी, आगे बढ़ी और धीरे से बोली, मैडम, मेरे पापा पुलिस में हैं। वो अच्छे हैं, पर कई बार चुप रह जाते हैं। आज घर जाकर उनसे बात करूंगी। अंजलि ने रुके बिना सिर्फ इतना कहा, चुप्पी तोड़ना बहादुरी है। उन्हें कहो, सिस्टम तब बदलता है जब अच्छे लोग बोलना शुरू करते हैं। बाहर धूप थोड़ी तेज हो चुकी थी। आंगन में खड़ी जीप की छाया खिसक कर टायरों से आगे निकल आई थी। अंजलि ने गाड़ी का दरवाजा खोला, बैठते हुए ड्राइवर से कहा, कलेक्ट्रेट नहीं, सीधे उस थाने। ड्राइवर ने रियरव्यू मिरर में एक पल को उसकी आंखें देखीं। वहां कोई रोष नहीं था, सिर्फ वह अदृश्य धार जो तलवार से ज्यादा भरोसेमंद होती है, कायदा। रास्ते में कुछ दुकानों के सामने ठहरे लोग उसे देखकर हल्का सिर झुकाते गए। खबर उड़ चुकी थी। शहरों में खबरें पैर नहीं, पंख उगाकर चलती हैं। थाने के बाहर जीप रुकी तो कंपाउंड की हवा का रंग बदला सा लगा। वही दीवारें, वही चरमराता पंखा, वही मेज, पर जैसे किसी ने इन सब के ऊपर पारदर्शी कांच रख दिया हो। अब हर चीज दिख रही थी, और सबसे ज्यादा आंखें। आज कई आंखें जमीन देख रही थीं, कुछ आंखें सीधे उसकी तरफ। अंजलि सीधे मुख्य कक्ष में पहुंची। कुर्सी के सामने नहीं, कुर्सी के बगल में खड़ी हुई। उसने स्वर ऊंचा नहीं किया। आज से इस थाने में कोई नागरिक अपने अधिकार के साथ आएगा तो उसे कुर्सी की ऊंचाई से नहीं, कानून की बराबरी से उत्तर मिलेगा। जो यह नहीं कर पाए वह यह वर्दी उतारकर बाहर निकल जाए। आदेश अभी का अभी नहीं है, पर जांच की पहली रिपोर्ट आने तक हर कदम रिकॉर्ड में जाएगा। जिन ड्यूटी अफसरों ने कल की घटना के वक्त ड्यूटी लॉग में समय और उपस्थिति दर्ज नहीं की, उनका स्पष्टीकरण 24 घंटे में चाहिए। कोई बहाना नहीं। ये बोलना जितना सरल था उतना ही कठिन उसे निभाना था। मगर नेतृत्व वह है जो वाक्य लिखने के बाद उसे जी कर दिखाए। थाने के पीछे वाले गलियारे में वही मोबाइल दुकान वाला चुपचाप खड़ा था। उसने अंजलि की ओर देखा और फुसफुसाकर कहा, मैडम, मुझे डर था, पर अब शायद नहीं। अंजलि ने एक सेकंड को उसकी आंखों में झांका। डर धीरे धीरे भरोसे में बदल रहा था। उसने पीछे खड़े सुरक्षाकर्मी से कहा, इन्हें और अंकल को घर छोड़ो, 2 दिन तक सादा कपड़ों में पहरा रहे। फिर उसने रजिस्टर पर झुककर अपने हस्ताक्षर किए, जैसे कोई साक्ष्य नहीं, एक वादा लिख रही हो। शाम तक प्रेस मीट की क्लिप्स शहर भर में फैल गईं। कुछ लोगों ने उसे राजनीति कहा, कुछ ने बहादुरी। मगर जिनके लिए यह सबसे जरूरी था, वो सामान्य नागरिक। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि शिकायत शब्द अपमान नहीं, अधिकार है। बाजार के उसी मोड़ पर जहां कल थप्पड़ों की गूंज थी, आज धीमी सी फुसफुसाहट थी। शायद अब ठेले उल्टे नहीं जाएंगे। आइसक्रीम वाले अंकल ने अपने ठेले की पुरानी कीलें बदलीं, पहिए में थोड़ा सा ग्रीस लगाया, और दिन ढलते ढलते एक छोटे लड़के को मुफ्त में कोन पकड़ाते हुए खुद से बुदबुदाया, आज मिठास डर से बड़ी है। रात को कलेक्ट्रेट की बिल्डिंग पर पीली रोशनी फैली थी। अंजलि अपने कमरे की खिड़की पर खड़ी शहर को देख रही थी। नीचे सन्नाटा, ऊपर आकाश में तारों की सुई। मेज पर खुली फाइलों के बीच उसकी मां की पुरानी लाल साड़ी का पल्लू रखा था, वही जिसे पहनकर वह थाने गई थी। वह पल्लू पंख नहीं था, पर उसने उसे उड़ना सिखा दिया था। उड़ना मतलब भागना नहीं, ऊपर से साफ देखना। उसने अपने मोबाइल में नए मेल खोले, मुख्यालय से अनुमोदन, मानवाधिकार प्रकोष्ठ की सराहना और एक छोटा सा संदेश
किसी एक के साहस से बहुतों की नींद खुलती है। उसने स्क्रीन ऑफ की, कमरे की लाइट धीमी की और धीरे से आंखें बंद कर लीं। नींद नहीं, अगले दिन की सूचियां बनाते हुए। उसे पता था कि न्याय की यात्रा में अगला पड़ाव अदालत है, आरोप पत्र है, गवाहों का संरक्षण है और सबसे बढ़कर उस चुप्पी का ध्वंस है जो वर्षों से दीवार बनकर खड़ी थी। पर आज के दिन एक ईंट तो टूट गई थी, और जब पहली ईंट गिरती है, दीवारें इतिहास बन जाती हैं। अगली सुबह पूरे जिले में अखबारों की सुर्खियां एक जैसी थीं। डीएम ने किया भ्रष्ट पुलिसकर्मियों का भंडाफोड़, निलंबन और एफआईआर का आदेश। मुख्य पन्ने पर अंजलि की तस्वीर थी, मंच पर खड़ी, पीछे स्क्रीन पर जमकर चलते सबूत। यह सिर्फ खबर नहीं थी, बल्कि एक संदेश था कि अब इस जिले में कानून और न्याय के बीच कोई खाई नहीं बचेगी। लोगों के बीच चर्चा थी, चाय की दुकानों पर, बाजार में, यहां तक कि बसों और रिक्शों में भी। क्या आपने देखा वो प्रेस मीट? हाँ, अब शायद पुलिस वाले भी सोचेंगे 2 बार। अंजलि सुबह अपने दफ्तर पहुंची तो माहौल बदल चुका था। जहां पहले अफसर उसके सामने औपचारिक मुस्कान के साथ पेश आते थे, आज उनमें एक अलग किस्म का सम्मान और सतर्कता थी। गवाह संरक्षण की सूची उसके सामने थी। उसने तुरंत निर्देश दिए कि आइसक्रीम वाले अंकल और मोबाइल दुकान के मालिक के घर के पास 24 घंटे सादा कपड़ों में सुरक्षाकर्मी तैनात रहे। वह जानती थी कि ऐसे मामलों में बदला लेने की कोशिश आम बात है, और गवाहों को डराकर मामले को कमजोर करने की पुरानी आदतें यहां भी आजमाई जाएंगी। दोपहर को उसने गवाहों से मिलने का फैसला किया। सबसे पहले वह बाजार गई, उसी मोड़ पर जहां सब कुछ शुरू हुआ था। ठेला अब साफ सुथरा लग रहा था, पहिए में तेल डला था और ऊपर नए कपड़े का शेड लगा था। अंकल ने उसे देखते ही ठेले से उतरकर हाथ जोड़ लिए। बेटी, तुम्हारी वजह से हमें इंसाफ मिला, अब कोई यहां आंखें तरेर कर नहीं गुजरता। अंजलि मुस्कुराई। अंकल, अब आपका ठेला कोई नहीं गिरा पाएगा, और अगर किसी ने कोशिश की तो वह सीधे जेल जाएगा। इसके बाद वह मोबाइल दुकान पर गई। दुकानदार ने उसे भीतर बुलाया और कहा, मैडम, कल रात तक लोग मुझसे कह रहे थे कि फुटेज देने की गलती की है, लेकिन आज सब कह रहे हैं कि सही किया। अंजलि ने जवाब दिया, सच के साथ खड़े होने का फल देर से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। शाम को लौटते वक्त उसने सोचा कि यह जीत सिर्फ शुरुआत है। निलंबन और एफआईआर के बाद असली परीक्षा अदालत में होगी। उसने विशेष जांच टीम से मीटिंग बुलाई, सबूत सौंपे और स्पष्ट निर्देश दिए कि मामले की चार्जशीट मजबूत हो, ताकि अदालत में भी कोई डील न रह जाए। अगले हफ्ते जब रविकांत और संदीप को अदालत में पेश किया गया तो कोर्ट में भीड़ उमड़ आई। मीडिया, गवाह, आम लोग सब देखने आए थे कि आगे क्या होगा। सरकारी वकील ने अदालत में सीसीटीवी फुटेज और ऑडियो रिकॉर्डिंग पेश की। जज ने पहली सुनवाई में ही कहा, मामला प्रथम दृष्टया गंभीर है। सुनवाई आगे बढ़ी और दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जैसे जैसे खबर फैलती गई, जिले में माहौल बदलने लगा। थानों में शिकायत दर्ज करने वालों के साथ व्यवहार में फर्क आने लगा। अब लोग खुलकर बोलने लगे थे, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि अगर डीएम खुद न्याय दिला सकती है तो कोई भी मामला दबाया नहीं जा सकता। एक हफ्ते बाद अंजलि फिर उसी बाजार गई। ठेले के पास कुछ बच्चे खड़े थे, हंसते हुए आइसक्रीम खा रहे थे। अंकल ने दूर से देखकर हाथ हिलाया और कहा, बेटी, अब यह जगह सुरक्षित लगती है। अंजलि ने हल्के से सिर हिलाया और महसूस किया कि असली जीत यही है, जब लोग डर के बिना जीने लगें। रात को दफ्तर लौटकर उसने अपनी डायरी में एक पंक्ति लिखी, जब सिस्टम में डर के बजाय भरोसा बैठ जाए, तब समझो बदलाव आ गया। उसने पन्ना बंद किया, लाइट ऑफ की और खिड़की से बाहर देखते हुए सोचा, यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन आज के बाद कोई गरीब अपने ठेले के पास खड़े होकर यह नहीं सोचेगा कि उसे चुप रहना चाहिए।